नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। उच्चतम न्यायालय ने सरकार से चुनावों के दौरान मुफ्त उपहार देने की घोषणाओं को रोकने को कहा। भारत 5G शुरू करने में फाइबराइजेशन की चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत की 5 नई आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिलने के साथ ही यहां रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हो रहे बच्चों की सुरक्षा पर पहला वैश्विक नीतिगत फ्रेमवर्क जारी किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक 2022 का प्रारूप प्रस्तुत किया और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना के 2 वर्ष पूरे हुए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर न्यायपालिका और विधायिका से जुड़ी हुई है, तो ये पेपर 2 का टॉपिक है। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने सरकार से चुनावों के दौरान मुफ्त उपहार देने की घोषणाओं को रोकने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वो वित्त आयोग से मुफ्त उपहारों की घोषणाओं को रोकने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए कहे। वित्त आयोग पता लगाए कि क्या चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों को तर्कहीन मुफ्त उपहारों की घोषणा करने और इसे वितरित करने से रोकने का कोई तरीका है। न्यायालय ने कहा कि वित्त आयोग वित्त संबंधी सिफारिशें करने वाला एक स्वतंत्र निकाय है। वित्त आयोग प्रत्येक राज्य के ऋण बोझों का अनुमान लगा सकता है। इसके माध्यम से वो ये जांच कर सकता है कि क्या उस राज्य के लिए इस तरह की घोषणाएं करना व्यवहारिक है। मुफ्त उपहार देने की घोषणा वास्तव में चुनावी वादे हैं। इसके तहत राजनीतिक दल अतार्किक रूप से इनकी घोषणा या इनका वितरण करते हैं। वर्तमान में विनियमों या कानूनों के अभाव में इस तरह की घोषणाओं को विनियमित करना मुश्किल है। दरअसल मुफ्त उपहारों की घोषणा के कई नकारात्मक प्रभाव होते हैं। ये वित्तीय संकट को आमंत्रण है और राज्यों को दिवालियेपन की ओर ले जाती हैं। ये स्थानीय सरकार की सेवा वितरण प्रणाली को कमजोर करती हैं। ये राज्य के राजकोष पर भारी बोझ डालती हैं। ये सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाती हैं। चुनाव आयोग द्वारा मुफ्त उपहारों की घोषणा की जांच के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं, जैसे कि सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य 2013 मामला। उच्चतम न्यायालय ने इससे निपटने के लिए कानूनों को अपर्याप्त पाया। न्यायालय ने ऐसी चुनावी घोषणाओं की जांच करने के लिए चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के साथ परामर्श के बाद दिशा निर्देश तैयार करने का आदेश दिया। वर्ष 2016 में आदर्श आचार संहिता के भाग 8 में मुफ्त उपहारों की घोषणा की जांच करने वाले दिशा निर्देशों को शामिल किया गया था। ये कदम चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को सुनिश्चित करेगा। भारत 5G शुरू करने में फाइबराइजेशन की चुनौतियों का सामना कर रहा है। सरकार ने टेलीकॉम एयरवेव्स के लिए 5G स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू कर दी है। हालांकि अभी इस क्रम में फाइबराइजेशन के लिए जरूरी अवसंरचना संबंधी चुनौतियां सामने आ रही हैं। फाइबराइजेशन का मतलब है ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से रेडियो टावर्स को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया। ये नेटवर्क का वो हिस्सा है जो 5G सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले डेटा की बड़ी मात्रा के संचार के लिए नेटवर्क के कोर को एक छोर से जोड़ता है। इसके अलावा ये अतिरिक्त बैंडविड्थ और मजबूत बैकहॉल आधार भी प्रदान करता है। भारत में वर्तमान में केवल 33% टावर फाइबर केबल से जुड़े हुए हैं। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और चीन में यह अनुपात 80% से 90% के बीच है। 5G सेवा शुरू करने के लिए भारत को कम से कम 16 गुना अधिक फाइबर की जरूरत होती है। फाइबराइजेशन से संबंधित चुनौतियां हैं पूंजी संबंधी बाधा। भारत में 70% टावरों को फाइबर युक्त बनाने के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। इसके अलावा समय की कमी भी एक चुनौती है। देश के प्रत्येक गाँव को 1000 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने के लिए एक दिन में 1251 किलोमीटर की गति से केबल बिछाए जाने की जरूरत है। ये वर्तमान गति से 3.6 गुना ज्यादा है। भारतीय टेलीग्राफ का मार्ग का अधिकार नियम 2016 का अप्रभावी कार्यान्वयन। ये नियम ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए एक मुश्त मुआवजे और एक समान प्रक्रिया का प्रावधान करते हैं। फाइबराइजेशन के लिए अन्य सरकारी पहलें हैं। अक्टूबर 2021 में दूरसंचार विभाग ने राइट ऑफ वे नियमों को संशोधित किया था। इस संशोधन के बाद एरियल ऑप्टिकल फाइबर केबल को स्थापित करना आसान हो गया था। इसके अलावा दूरसंचार विभाग का गति शक्ति संचार ऑनलाइन पोर्टल ROW यानी राइट ऑफ वे मंजूरी को सरल बनाने का एक साधन है। ये 5G के लिए केबल बिछाने में मदद करेगा। अगली खबर जैव विविधता और पारिस्थितिकी से संबंधित है। भारत की 5 नई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिलने के साथ ही
भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की 5 नई आर्द्रभूमियां हैं। करिकीली पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये जलकाग, सफेद बगुला, धूसर बगुला, खुली चोंच वाला सारस, डार्टर, स्पूनबिल, सफेद इब्निस, निशाचर बगुला, ग्रे पेलिकन आदि पक्षियों के लिए विख्यात है। दूसरा है पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। ये चेन्नई शहर में अंतिम बची प्राकृतिक आर्द्रभूमियों में से एक है। तीसरा आर्द्रभूमि स्थल है पिचावरम मैंग्रोव, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। ये भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। ये समुद्र तटीय और दलदली वनों से युक्त पर्यावास भी है। ये वेल्लार और कोलिडम नदियों के मुहाने के बीच स्थित है। यहाँ के वृक्ष कुछ फीट पानी के नीचे स्थायी रूप से जड़ें जमा लेते हैं। चौथा आर्द्रभूमि स्थल है पाला आर्द्रभूमि, ये मिजोरम में स्थित है। ये मिजोरम में सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। ये एक गहरी झील है जो कि लगभग 16 मीटर से अधिक गहरी है। ये आर्द्रभूमि जानवरों की कई प्रजातियों को आश्रय प्रदान करती है। ये सांभर हिरण, जंगली सुअर और भौंकने वाले हिरणों के लिए एक अनुकूल पर्यावास प्रदान करती है। यहाँ एंडेंजर्ड हुलुक गिब्बन और फायरस लीफ मंकी पाए जाते हैं। स्थानीय मारा समुदाय इसे पवित्र मानता है। इसके अलावा 5वीं आर्द्रभूमि है साख्य सागर, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे वर्ष 1918 में मनियर नदी से बनाया गया था। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित है। आर्द्रभूमि ऐसे किसी भूक्षेत्र को कहा जाता है जो मौसमी या स्थायी रूप से जलमग्न रहता है। उदाहरण के लिए झीलें, जलभृत, दलदली भूमि, मैंग्रोव, पीठ भूमि, ज्वारनदमुख, प्रवाल भित्तियां आदि। रामसर स्थल दर्जे के लिए कई मानदंड हैं। रामसर दर्जे के लिए किसी आर्द्रभूमि को रामसर अभिसमय द्वारा परिभाषित 9 मानदंडों में से कम एक मानदंड को पूरा करना होता है। कुछ प्रमुख मानदंड इस तरह से हैं। ये वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियों या संकटापन्न पारिस्थितिक समुदायों को आश्रय प्रदान करती हो। ये नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों को आश्रय प्रदान करती हो। रामसर अभिसमय एक अंतर सरकारी संधि है। इसे वर्ष 1971 में अपनाया गया था। यह आर्द्रभूमि और इसके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हो रहे बच्चों की सुरक्षा पर पहला वैश्विक नीतिगत फ्रेमवर्क जारी किया। दिशा निर्देशों से युक्त ये नीतिगत फ्रेमवर्क अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और अन्य संगठनों ने जारी किया है। इस फ्रेमवर्क का शीर्षक है द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चिल्ड्रन ऑन द मूव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये 9 सिद्धांतों का एक समूह है। ये सिद्धांत उन बच्चों की विशेष सुभेद्यता को संबोधित करते हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हो गए हैं। इन दिशा निर्देशों में आंतरिक के साथ साथ सीमा पार प्रवास दोनों को शामिल किया गया है। ये दिशा निर्देश राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सिविल सोसाइटी समूहों को बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाली नीतियों के निर्माण के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन और बच्चों की स्थिति देखी जाए तो विश्व के 33 देशों में ऐसे 1 अरब बच्चे रह रहे हैं जिन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सबसे ज्यादा खतरा है। केवल वर्ष 2020 में ही मौसम संबंधी घटनाओं के कारण लगभग 1 करोड़ बच्चे विस्थापित हो गए थे। ऐसे बच्चों को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दुर्व्यवहार, तस्करी, शोषण आदि। 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में होने वाली सभी मौतों में से 36% के लिए आंशिक रूप से पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार हैं। वर्ष 2019 में कुल प्रवासियों में 14% बच्चे थे। विस्थापित बच्चों के लिए जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उनमें शामिल है बच्चों के सर्वाधिक हित में, जवाबदेही, भागीदारी, राष्ट्रीयता, पारिवारिक एकता और जो अधिकार आधारित दृष्टिकोण हैं उनमें 4 सिद्धांत शामिल हैं, गैर भेदभाव, सुरक्षा, सेवाओं तक पहुंच आदि। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक 2022 का प्रारूप प्रस्तुत किया। दरअसल कॉफी अधिनियम काफी पुराना पड़ चुका था। ये स्वतंत्रता से पहले का अंग्रेजों के जमाने का था और इसीलिए इस विधेयक को दोबारा से संशोधित करने की जरूरत पड़ी। ये विधेयक पारित होने के बाद 80 वर्ष पुराने कॉफी अधिनियम 1942 की जगह लेगा। नए अधिनियम के उद्देश्य हैं कॉफी बोर्ड के कामकाज का आधुनिकीकरण करना, निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू बाजार के विकास में सहायता करना। 1942 के अधिनियम के तहत कॉफी बोर्ड के पास स्थानीय और वैश्विक दोनों बाजारों में विपणन को नियंत्रित और बिक्री को विनियमित करने की शक्तियां हैं। विधेयक के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो कॉफी बोर्ड के कार्यों का विस्तार किया गया। इसमें नए कार्य शामिल हैं, जैसे कॉफी के उत्पादन को बढ़ावा देना और अनुसंधान, विस्तार और गुणवत्ता सुधार में मदद करना, कॉफी या कॉफी उत्पादकों को प्रोत्साहन देना,
तथा कॉफी उत्पादकों का कौशल विकास करना, कॉफी उद्योग का समग्र प्रचार और विकास करना, कॉफी बागानों, प्रसंस्करण इकाइयों और कॉफी समुदायों में श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, दस्तावेजीकरण और प्रक्रिया को सरल बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। इनमें संसाधित करने वाली इकाइयों का केवल एक बार पंजीकरण भी शामिल है। और आइए बात करते हैं भारत में कॉफी बागान के बारे में। कॉफी के पौधे को गर्म और आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। इसके लिए अनुकूल तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। साथ ही 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। भारत में कॉफी पारंपरिक रूप से दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के वर्षावनों में उगाई जाती है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक में सर्वाधिक होता है। इसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में होता है। भारत विश्व के 80 कॉफी उत्पादक देशों में छठे स्थान पर है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA की स्थापना के 2 वर्ष पूरे हुए। CCPA की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत की गई है। इसका गठन उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लिया है। उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए अधिनियम के दायरे का विस्तार किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करता है। यह अनुचित व्यापार प्रथाओं को नियंत्रित करके जनता के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाकर उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके पास और भी कई अधिकार हैं, जैसे कि उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश देना, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश देना, भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं या प्रचारकों या प्रकाशकों पर दंड आरोपित करना आदि। ये उन उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए क्लास एक्शन यानी कि सामूहिक कानूनी मुकदमा शुरू कर सकता है जिन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। CCPA के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष की जा सकती है। यह अपील आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर की जा सकती है। एक अन्य घटनाक्रम में उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में पद रिक्त होने से 6 महीने पहले रिक्तियों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है, जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 में अनिवार्य किया गया है। SCDRCs उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राज्य स्तरीय अपीलीय निकाय है। CCPA की अगर अन्य उपलब्धियों की बात करें तो आयुष दवाओं की बिक्री पर ई-कॉमर्स संस्थाओं को परामर्श जारी किया गया। भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन की रोकथाम 2022 पर दिशा निर्देश जारी किए गए। ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर फर्जी रिव्यूज की जाँच के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित कर रहा है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। संसद सदस्यों का निलंबन। हाल ही में राज्यसभा के 19 सदस्यों को सदन की कार्यवाही बाधित होने के कारण 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति को प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत राज्यसभा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। सभापति सदन के किसी भी सदस्य को जिसका आचरण उसकी राय में नियम के विरुद्ध है, सदन से तुरंत हटाने के लिए निर्देशित करने का अधिकार रखता है। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011। सरकार ने सूचित किया है कि SEC 2011 के तहत एकत्र किए गए जातिगत आंकड़ों को जारी करने की उसकी कोई योजना नहीं है। SEC ग्रामीण और शहरी परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन है। इसके तहत पूर्व निर्धारित मापदंडों के आधार पर घरों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। इसे ग्रामीण और विकास मंत्रालय ने शुरू और समन्वित किया है। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जातिगत आंकड़ों को एकत्र करने के लिए अलग अलग समिति की पद्धतियों का उपयोग किया गया है, जैसे कि NC सक्सेना समिति जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थी और SR हाशिम समिति जो कि शहरी क्षेत्रों के लिए है। अगली खबर है संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA। भारत ने नियर ईस्ट में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को $2.5 मिलियन का योगदान दिया है। UNRWA की स्थापना वर्ष 1949 में एक मानवतावादी एजेंसी के रूप में की गई थी। ये वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन के शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लगभग 5.6 मिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अनिवार्य रूप से सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है। ये पूरी तरह से स्वैच्छिक योगदान और दाता देशों से अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित है। विदेशी संपत्ति से जुड़े मामलों की जांच के लिए बहु एजेंसी समूह यानी मैजीफैक
केंद्र सरकार ने मैजीफैक की स्थापना विभिन्न श्रेणियों की विदेशी संपत्तियों से जुड़े मामलों की त्वरित और समन्वित जांच के लिए की है, जैसे कि पनामा पेपर लीक, पैराडाइज पेपर लीक और हाल ही में पेंडोरा पेपर लीक। इसमें विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद रक्षा मंत्रालय में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। ये निकाय तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। इस परिषद के अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं। हाल ही में डीएसी ने 28,732 करोड़ रुपए के हथियार खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये मंजूरी खरीद भारतीय IDDM और खरीद भारतीय श्रेणी के तहत प्रदान की गई है। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। IDDM यानी कि स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और विनियमित। लाइट मेंटल्ड अल्बाट्रॉस फोबेट्रिया पैल्पब्रेट। एशिया में पहली बार लाइट मेंटल्ड अल्बाट्रॉस की उपस्थिति दर्ज की गई है। ये अंटार्कटिक समुद्र का स्थानिक पक्षी है। इसे रामेश्वरम तट के निकट देखा गया है। इस पक्षी का पर्यावास अंटार्कटिक समुद्र का परिध्रुवीय क्षेत्र है। ये अपने भोजन की तलाश में ठंडे अंटार्कटिका का विचरण करता है। IUCN में इसकी स्थिति नियर थ्रेटन की है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। भारत डोल्टेग्रेविर और नेविरपाइन दवाओं की कमी का सामना कर रहा है। इन दवाओं का उपयोग HIV से संक्रमित व्यक्तियों को दी जाने वाली एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में किया जाता है। डोल्टेग्रेविर का उपयोग वयस्कों, किशोरों और बच्चों जिनकी आयु 6 वर्ष से ज्यादा तथा वजन 20 किलोग्राम से अधिक है उनके लिए किया जाता है और नेविरपाइन सिरप शिशुओं को दिया जाता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी HIV की प्रतिकृति को कम करती है और वायरल लोड को अत्यधिक सीमित स्तर पर लाती है। ये HIV संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर और बीमारी को कम करती है। HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है और एड्स का कारण बनता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 27 जुलाई पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम की पुण्यतिथि के रूप में चिन्हित है। डॉक्टर कलाम जुलाई 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर कलाम का अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SLV-3 को विकसित करने के लिए परियोजना निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास के लिए भी जाना जाता है। उन्हें भारत का मिसाइल मैन उपनाम दिया गया है। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल के विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। डॉक्टर कलाम राष्ट्र के प्रति समर्पित थे। वे महान वैज्ञानिक, सत्यनिष्ठ, दृढ़ता, करुणा, साहस और लगन के गुणों से ओतप्रोत थे। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। फिलीपींस। हाल ही में उत्तरी फिलीपींस में 7.1 तीव्रता वाले भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ये एक द्वीपीय राष्ट्र है। इसमें 7,640 से ज्यादा द्वीप हैं। ये पश्चिम में दक्षिण चीन सागर और पूर्व में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। ये चीन, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, पलाऊ, वियतनाम और ताइवान के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। फिलीपींस के 3 मुख्य द्वीप समूह हैं, लुजोन, विसायस और मिंडनाओ। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।